डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का किया अनावरण। सेवा भावना दर्शाने वाले निर्णयों के फाइलों पर किए हस्ताक्षर। 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का रखा लक्ष्य। कृषि अवसंरचना कोष दोगुना कर किया गया 2 लाख करोड़। भारत अमेरिका कृषि समझौते पर सियासी टकराव तेज। शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR-IARI पूसा के 64वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नई पीढ़ी अब कृषि क्रांति की कमान संभालने को है तैयार। युवा वैज्ञानिकों से देश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्मार्ट कृषि भविष्य की उम्मीद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार कृषि ढांचे को मजबूत कर बढ़ा रही है। किसानों की आय और सुरक्षा, AIF और PMKSY से कृषि को मजबूती, MSP खरीद प्रसंस्करण पर सरकार का फोकस। और अब समाचार विस्तार से। सेवा तीर्थ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता और इस कार्यालय से प्रधानमंत्री ने एक नई योजना के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ये योजना है PM राहत योजना, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया गया है। और इसके अलावा महिला, युवा और संवेदनशील वर्ग के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें लखपति दीदी का लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है और अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि अवसंरचना कोष को दोगुना कर 2 लाख करोड़ कर दिया गया है और इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। तो वहीं युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड्स 2.0 को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आदतन झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी गलत तथ्य रखकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये विवाद राहुल गांधी के हालिया वीडियो से उपजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित समझौता अमेरिकी हितों को भारतीय कृषि पर प्राथमिकता देता है, जिसका केंद्रीय मंत्री ने खंडन करते हुए कहा कि समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस तरह की गलत जानकारी फैलाने के पैटर्न पर भी सवाल उठाया है।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की सराहना करते हुए कहा कि संयुक्त हस्ताक्षर के बाद टैरिफ का असल स्वरूप सामने आएगा और साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। टैरिफ जब फाइनल होगा जी, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा जी, तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग समझदार होकर के भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, हर चीज में भ्रम फैलाना फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में 64वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। समारोह में 470 छात्रों को मास्टर डिग्री और पीएचडी उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्कृष्ट शोध, नवाचार और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कृषि समाधानों के साथ ही नई पीढ़ी अब कृषि क्रांति की कमान संभालने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इन युवा वैज्ञानिकों से देश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्मार्ट कृषि भविष्य की उम्मीद है, जो कृषि अनुसंधान में भारत का गौरव बढ़ाते रहें। डिग्रियां प्राप्त की है, उपाधि धारण की है, उन सभी बेटे बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपेक्षा यही व्यक्त की है कि उनका जीवन जो एग्री एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है उसके अनुरूप भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करें, किसानों की खेती और कैसे ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकती इसकी भी वो कोशिश करें और पोषण युक्त आहार अपनी जनता को उपलब्ध करा पाए, भारत अपनी ज़रूरत भी पूरी करे और भारत दुनिया की खाद्य सुरक्षा पूरी करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज एफटीए में जो भी डील हो रही है वह देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों को इस डील को लेकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया है और किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। कुछ लोग हाय तो वह मचा रहे हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, देश बिक गया। वो किसान की मजबूती को सहन नहीं कर पाते, उन्होंने झूठ की दुकान खोल रखी है, अफवाहों का बाजार फैलाते हैं। लेकिन आज प्रतिष्ठित मंच से मैं अपने देशवासियों से और किसानों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के किसानों के हित सर्वथा सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यसभा में कहा कि सरकार कृषि ढांचे को मजबूत कर किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ा रही है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ से अधिक के कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और प्रोसेसिंग इकाइयां बनी हैं, जिससे फसल नुकसान 5 से 15% तक घटा है और रोजगार बढ़ा है। एमएसपी को लागत पर 50% लाभ के फॉर्मूले से जोड़ा गया है। तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। भुगतान डीबीटी से सीधे खातों में होगा और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उन्नत बीज प्रशिक्षण, प्रति हेक्टेयर 10,000 तक की सहायता और दाल मिलों को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है और ये लक्ष्य 2030 से 31 तक दालों में आत्मनिर्भरता है। मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं, एआईएफ के तहत पीएम कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगा के
उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है। और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की है। किसान को अगर जरूरत है तो अपना सोलर पैनल इस योजना के अंतर्गत वो लगा सकता है। जितनी जरूरत है उतनी बिजली खुद ले सकता है, और बिजली अगर बच जाए तो ग्रिड में डाल के देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। ये मोदी जी की कल्पनाशीलता है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है। देश में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद किया। बैठक में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग से मिट्टी की घटती उर्वरता, पोषक तत्वों की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई। पद्म सम्मानित किसान विशेषज्ञों के मुताबिक संतुलित एवं वैज्ञानिक खेती अपनाकर कृषि को और अधिक लाभकारी, पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है। पर्यावरण पानी के क्षेत्र में जिन किसानों को पद्म सम्मान मिला है, उनकी एक बैठक माननीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें हम सब लोग ये तय कर रहे हैं कि माँ मिट्टी है, उनको माँ को बचाया जाए। रसायन मुक्त खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, इस पर बड़े सुझाव हुए हैं। और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पहल करें, आम किसानों से निवेदन करें कि जो माँ है जो प्रदूषित हो गई है उसको कैसे बचाया जाए, पानी को बचाया जाए, पेड़ को बचाया जाए, आम किसान की भागीदारी हो, इस विषय को लेकर एक चिंतन हुई है। पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हमारी यूरिया का प्रयोग हुआ है, NPK का प्रयोग हुआ है और फास्फेटिक खाद का प्रयोग हुआ है। उसी क्रम में आज हम सब पद्मश्री इकट्ठा हुए हैं कि कैसे कौन सी विधि अपनाई जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएँ, चाहे हरी खाद हो या फसल चक्र हो या प्राकृतिक खेती से कैसे हम अपने किसान भाइयों को समझाएं कि जो खाद ये ज़्यादा डाल रहे हैं कैसे वो खाद कम डालें, चाहे नए यूरिया की तरफ जाएं या गोबर की खाद इसका एक विकल्प हो सकता है। हम सबके माध्यम से धरती माँ की कोख सुरक्षित रहे, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख कर ये कहा है कि आप इस धरती माता को बचाएं, प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश करें। आज सचिव महोदय ने हमें सबको यहाँ बुलाया है और बड़ी संख्या में पद्मश्री आए हैं जो बहुत अनुभवी और देश को व्यवस्था को बदलने का काम ये टीम करती है। हम लोगों ने जहर मुक्त खेती के बारे में चर्चा किया और बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत अच्छा एक प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे देश में जहर मुक्त खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा पानी अच्छा हो, हमारा जो भूमि जो है उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे और जो है पर्यावरण जो वायु है वो भी हमारा अच्छा बने। और अगर आप भी हर महीने बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से परेशान हैं तो केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। देशवासियों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सोलर पावर की सप्लाई देना है। योजना के शुरू होने से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसके उत्साहपूर्ण नतीजे देखने को मिले हैं। अभी तक PM सूर्य घर योजना के तहत 60,39,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 23,37,000 से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिनमें 29,11,000 से अधिक घरों को कवर किया गया है। इसके जरिए 8,582 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 16,565 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। गुजरात की बात करें तो वहां पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सूरत समेत पूरे साउथ गुजरात में 98,000 से अधिक लोगों के घरों और ऑफिस में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और करीब 93,000 लोगों को सब्सिडी का फायदा मिला है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के
ऑफिस और उसके अलग अलग ऑफिस में भी सोलर रूफटॉप लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है, ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हों और स्कीम का प्रचार हो। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर फ्री बिजली पाने और बची हुई बिजली बेचकर पैसे कमाने की सुविधा देने वाली इस स्कीम में केंद्र सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल लगाने पर खर्च होने के बाद केंद्र सरकार सब्सिडी की रकम सीधे कस्टमर के अकाउंट में जमा करती है। जो योजनाएं सरकार की होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योजना में से एक कह सकता हूं, क्योंकि इसका लाभ जो है वो छोटे से छोटे आदमी को भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जिससे पूरा बिजली का बिल जो है वो कम से कम होता है। 1 किलोवाट पे हमको करीबन 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे हमें मिलता है। इस योजना के तहत मैंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाई हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे बिजली बनती है, जो घर में जितनी बिजली का जो उपयोग होता है उससे बिजली बचती है, तो वो बिजली विभाग में जाती है, फिर उसका मुझे पैसा मिलता है बिजली विभाग से, इसलिए मुझे आमदनी भी हो रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं गुजरात के महिसागर जिले में भी सोलर रूफटॉप स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग अब बिजली के कंज्यूमर के बजाय प्रोड्यूसर बन रहे हैं। अब तक महिसागर जिले में कुल 2474 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और सोलर एनर्जी से कुल 1,35,18,747 यूनिट ग्रीन एनर्जी बनाई गई है। इस स्कीम की वजह से जिले के लोगों को 66 लाख से अधिक का फाइनेंशियल फायदा हुआ है। जो गरीब लोग है, जिसको ज्यादा बिल आ रहा है, उसको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। वो सोलर पैनल 1 किलो की लगाएंगे तो उसकी सब्सिडी उसमें 30,000 की मिलेगी। हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 3200 ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें से 2500 जगह पे हमने इसका लाभ दे दिया है। बिजली के बिल में भारी बचत और दूसरी तरफ सरकार के बढ़ावा देने की वजह से गुजरात के लोगों का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की ये योजना उनके आर्थिक बोझ को कम करने में काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और भाव पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जबकि राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,590 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,590 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की लालगंज मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 फरवरी को गेहूं 2,450 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 13 फरवरी को 2,500 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 12 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,575 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2,625 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में साल रबी गेहूं का उत्पादन 11,79,45,000 टन रहने का अनुमान है। अगर साल 2023-24 की बात करें तो उस दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 11,32,92,000 टन दर्ज किया गया था। यानी साल 2024-25 के दौरान गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार का कहना है कि गेहूं की पैदावार बेहतर रहने से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से किसानों को अपनी फसल का बेहतर और उचित दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। साल 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में ज्वार के सौदे बड़ी कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 12 फरवरी को इसका भाव 5,250 रुपए था, जो 13 फरवरी को 1,250 रुपए लुढ़क कर 4,000 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी ज्वार के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 12 फरवरी को ज्वार का भाव 5,750 रुपए रहा, जो 13 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 5,650 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं राज्य की बोटाद मंडी में भी ज्वार के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 12 फरवरी को ज्वार का भाव 4,350 रुपए था। 13 फरवरी को इसमें 600 रुपए की तेजी आई और भाव 4,950 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की अजमेर मंडी में बीते 2 दिन यानी 12 और 13 फरवरी को ज्वार का भाव 2,900 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान गेहूं की फसल में पीले धब्बों की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान प्याज और लहसुन में निराई गुड़ाई का काम कर लें। यहाँ घाटी के समशीतोष्ण इलाकों में किसान सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र इलाकों के किसान साफ मौसम के दौरान फूल गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाकों में किसान मटर के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। और बात उत्तराखंड की तो यहाँ के भाबर और तराई वाले इलाकों में किसान मसूर और मटर की फसलों में निराई गुड़ाई का काम कर लें। वहीं पंजाब के पश्चिमी हिस्सों के किसान गेहूं और सरसों को ठंड से बचाने के लिए हल्की और नियमित सिंचाई करें। पंजाब के पश्चिमी और मैदानी इलाकों में किसान गेहूं और सरसों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गर्मियों की सब्जियों की बुवाई के लिए खेत भी तैयार कर लें। पंजाब में ही मध्य मैदानी हिस्सों के किसान इस मौसम में मक्के और सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ इस समय बैंगन की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ किसान गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें।
ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में मुरान हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का अवलोकन किया। पीएम भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वहां उतरे। पीएम ने इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर भारतीय वायुसेना की शानदार क्षमता का अवलोकन भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। ये मुलाकात नितिन नबीन के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। महज 2 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है और इसमें गूगल, एनवीडिया और ओपन AI जैसी 400 दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी और ये आयोजन भारत को ग्लोबल AI हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 6 सदस्यों को 2018 के आतंकी हथियार और उगाही से जुड़े मामले में सजा सुनाई है। एर्नाकुलम के अमृता अस्पताल में एक 10 महीने की बच्ची अपने माता पिता अरुण अब्राहिम और शेरिन एन जॉन द्वारा अपने जिगर, गुर्दे, हृदय वॉल और आंखों का दान करने के बाद केरल की सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।